हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। इधर एग्जाम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आज से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार एपीओ, बिहार पीसीएस और रेलवे एनटीपीसी और अन्य रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपी से भी जो भी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि तत्काल में इस समय कोई यूपी से परीक्षा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इसकी काफ़ी लंबी सीरीज है वो जो लगातार चलती रहेगी। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बना हल मिला है? हिसार जिले में बनावली से। हिसार जिले में जो बनावली है वहाँ से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बना हल मिला है। ताम्रपाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? पत्थर और तांबा का उपयोग होता था। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें बनी है सेलखड़ी नामक पत्थर से। सेलखड़ी नामक पत्थर से हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें बनी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। वैदिक लोगों के लिए पुष्पदेव का क्या महत्व था? क्योंकि वह मार्गों, चरवाहों और पशुओं का देवता था। पुष्यदेव जो होते थे मार्गों, चरवाहों और पशुओं के देवता था। शुरुआत में एक महाकाव्य महाभारत का नाम था जय गीत या जय संहिता। ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बिहार एपीओ और बिहार पीसीएस दोनों के लिए। जो लोग भी बिहार एपीओ में हैं वो लोग लगातार इस सीरीज को देखते जाएं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें बिहार से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है बिहार स्पेशल वो भी आगे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो इसी में अटैच है इसी सीरीज में। शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम था जय गीत या जय संहिता। किस वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान मिलते हैं? स्रोत सूत्र में। वह पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका 1776 में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया था? मनुस्मृति को अंग्रेजों ने भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाणिनि रचित अष्टाध्यायी। राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कल्हड़ 12वीं सदी ईस्वी ने की थी से कहाँ की जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर खुरचकर उकेरी हुई लिखावट को कहते हैं अभिलेख। कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की थी उसे कहा जाता है प्रशस्तियाँ। शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम किस सम्राट का था? मौर्य सम्राट अशोक का था। शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला जो था मौर्य सम्राट अशोक था। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें कहा जाता था आहत पंचमार्क्ड सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के कहा जाता था इन्हें। ईसा की पहली सदी के लगभग सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? कुषाणों ने जारी किया था। ईसा की पहली सदी के लगभग स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किया था। मध्य पाषाण युग के औजारों को किस नाम से पुकारा जाता है? सूक्ष्म पाषाण, पत्थर के सूक्ष्म औजार। नवपाषाण शब्द की रचना किसने की थी? जॉन लुबाक ने की है। नवपाषाण शब्द की रचना जॉन लुबाक ने। चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल की भिन्न विशिष्ट कला थी? मध्य पाषाण युग की भिन्न विशिष्ट कला थी। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजारों, हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। इन कब्रों को कहा जाता है महापाषाण या मोगालित।
उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपर मैदानी क्षेत्र में कौन निवास करते थे? आर्य लोग निवास करते थे। किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय थी? तमिलनाडु में। ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए किस विदेशी यात्री ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया? फाहियान ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? श्री R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? पश्चिमी दिशा में होता था। लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचों का नाम बताइए। गोदीवाड़ा। खेती बाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोगों में कौन सी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलन था? पशु चराना या पशुपालन। किस हड़प्पा कालीन स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? राजस्थान में खेतड़ी की खदान। हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? सूत, कपास और ऊन से बने कपड़े पहनते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थान से प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुद्रा मिली है। हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर प्रायः कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई है? पीपल की आकृति पाई गई है। हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह है? 400 की संख्या में चिन्ह है। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। ये बिहार के लिए स्पेशल फैक्ट है, इसलिए कि बिहार में इसी तरह के फैक्ट पूछा जाता है। यूपी और बिहार के जो लोक सेवा आयोग के हैं उनके पैटर्न में डिफरेंस है और ये स्पेशली बिहार लोक सेवा आयोग के लिए ही बनाया गया है। ताम्रपाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है था? पत्थर, तांबा। ताम्रपाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? मिट्टी। उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए? उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार। विदेह। आजीविका पंथ की नींव किसने रखी है? मखाली घोषाल ने। जैन धर्म के सिद्धांत में त्रिरत्न नाम से कौन से 3 तत्व हैं? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। बुद्ध ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? पाली का। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्राह्मी। धम्म महामात्रों के क्या कार्य थे? ब्राह्मणों और अन्य सभी प्रकार के भिक्षुओं की देखभाल। अशोक की मृत्यु के उपरांत किन 2 शासकों ने 2 भागों पर राज किया? दशरथ और संप्रति ने। करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? समाहर्ता। मौर्य काल में शाही मालिकाना की भूमि पर होने वाली खेती किस अधिकारी की निगरानी में होती थी? शीताध्यक्ष की। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस भारतीय यूनानी शासक का विवरण मिलिंद के रूप में मिलता है? मीनांडर का। मीनांडर का जो है मिलिंद के रूप में विवरण मिलता है। संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना गया है। जूनागढ़ का जो रुद्रदामन अथवा गिरनार शिलालेख है यही है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत जो है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ हुआ था। किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? कुंडलवन में हुआ था आयोजन। वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट हरवान में है। यह इसका जो संरक्षक था वो कनिष्क था। कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ हुआ था बौद्ध संगीति।
आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यवना। यूनानी खगोलविदों के लिए यवना। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? भुवनेश्वर के निकट उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख। सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी है, प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में था। सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखें। प्रतिष्ठानपुर है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट है। पैठान। सातवाहन राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी? कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते थे सातवाहन शासक अपने आप को। गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक कुषाण। गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक शक कुषाण थे। संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? प्रेम तथा युद्ध। संगम साहित्य की विषय वस्तु प्रेम तथा युद्ध थी। किस राजा के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेन-त्सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? पुलकेशिनी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य साम्राज्य की जो राजधानी है वातापी है। पुलकेशिनी द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पथेश्वर। पुलकेशिनी द्वितीय को दक्षिण पथेश्वर के नाम से जाना जाता है। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। कांची। पल्लवों की राजधानी है कांची। उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या थे? चालुक्य। गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई उपाधियों के नाम बताइए। महाराजा धीराज, परमभद्रक, परमेश्वर। गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? देश, राष्ट्र, भुक्ति। देश, राष्ट्र, भुक्ति। गुप्तकालीन प्रशासन की लघुत्तम इकाई का नाम बताइए। ग्राम। कुमार अमात्य कौन थे? उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी थे। कुमार अमात्य उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में एरण अभिलेख, मध्य प्रदेश में। नयनारों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देवराम। नयनारों का जो भक्ति साहित्य है वह देवराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ किया था? कन्नौज में किया था। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कन्नौज में किया था। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान क्या था? नटराज की ताम्र प्रतिमा जो थी, मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान था। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? सन 1192 ईस्वी में। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्क-ए-चहलगानी क्या था? शासन का समर्थन करने के लिए तुर्क सरदारों का जो दल था उन्हें कहते थे तुर्क-ए-चहलगानी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। गाजी मलिक सन 1320 में किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से।
सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। तारिख-ए-मुबारक शाही की रचना किसने की? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिख-ए-मुबारक शाही की रचना की। जौनपुर शासकों के वंश को किस नाम से जाना गया है? सरकी वंश के नाम से जाना गया है। पानीपत में बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी? रूमी ऑटोमैन युद्ध नीति। दक्कन में कौन से शासक ने जहांगीर के समय में मुगल सेनाओं को हराया था? मलिक अंबर। अब आगे के फैक्ट हैं वो अगले वीडियो में हम आप लोगों को कल प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करें। तो कोई वीडियो अब बिना काम का नहीं है। और बिहार एपीओ, बिहार पीसीएस और रेलवे एनटीपीसी जो तत्कालिक परीक्षाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन फैक्टों को देख लें, सुन लें एक बार, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।